नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम संविधान में भाग 5 पढ़ने वाले हैं, अर्थात भाग 5 में हम राष्ट्रपति से संबंधित विशेष चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस पद्धति से होता है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष का मतलब जैसे जनता जो चुनाव करती है, अर्थात जो जनता अ, वोट देती है, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं देती है। इनका चुनाव जो होता है वो गुप्त होता है, अर्थात अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान इनका होता है। अप्रत्यक्ष मतलब तरीके से कहने का तात्पर्य ये रहा कि इनका चुनाव जनता नहीं करती है, बल्कि इनका चुनाव संसद के जैसे लोकसभा, राज्यसभा हो गए और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित ये लोग करते हैं, अर्थात ये इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान होता है। और बाकी लोकसभा का जैसे होता था तो उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, इनमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इनका निर्वाचक मंडल अर्थात इनके चुनाव में कौन-कौन से शामिल होते हैं, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। अर्थात आप जब मैं संसद कह रहा हूँ तो आप समझिएगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। हालाँकि एक राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे आपके लोकसभा और तीसरे कौन होते हैं, राज्यसभा। तो यहाँ पे जो हमारा संसद कह रहा हूँ तो यहाँ पे राष्ट्रपति को छोड़ के अर्थात लोकसभा और राज्यसभा इनका राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य जैसे लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा में लोकसभा की जो पूरी संख्या है सीटों की वो कितनी है 545 और राज्यसभा में कितनी है 245। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, लोकसभा में जो 543 है ये राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, जबकि ये दो जो हैं एंग्लो इंडियन जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, अर्थात ये निर्वाचन नहीं करते हैं। कौन? ये एंग्लो इंडियन जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो दो होते हैं। एंग्लो इंडियन कौन होता है? अर्थात अंग्रेज पिता हो गए और भारतीय माँ हो गए, तो ये एंग्लो इंडियन होते हैं। तो अर्थात जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा में दो लोग को, ये राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं, अर्थात निर्वाचन नहीं करते हैं। और जो आपके राज्यसभा में जो आपके 233 सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं, अर्थात चुनाव में भाग लेते हैं, निर्वाचन करते हैं, जबकि जो 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में अर्थात इन्हें निर्वाचन नहीं करते हैं। तो पूरे 543 और 233 मिला के पूरे 776 अर्थात संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, पूरे 776 लोग ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, अर्थात राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अर्थात जितने राज्य हैं सभी राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये विधानमंडल अर्थात यहाँ पे अप्रोक्स 4033 लिखा हूँ, तो आप डाटा को देख लीजिएगा। तो पूरे भारत में कितने 4033, तो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि पूरे भारत में कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ विधानमंडल में लिखा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात विधानसभा जो एमएलए होते हैं, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको एमएलए कहते हैं, और जबकि जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको एमएलसी कहते हैं। तो जो 28 राज्य हैं हमारे इस समय भारत में, पूरे 28 राज्य हैं। तो ये जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, पूरे 28 राज्य के जो एमएलए हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और जो विधान परिषद 6 हैं, पहले तो 7 थी जम्मू कश्मीर को लेके, तो हालांकि अब 6 है जो विधान परिषद है, एमएलसी जिसे बोलते हैं, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है कि दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अर्थात दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो अर्थात आप अगर ध्यान से देखें, मोटा-मोटा अगर आप देखें तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य अर्थात संसद के जो 776 लोग हैं, 543 लोकसभा में, 233 राज्यसभा में, ये राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं।
और विधान मंडल में अगर आप ध्यान से देखें तो विधानसभा अर्थात 28 राज्य जो है भारत देश में 28 राज्य के सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बाकी जो विधान परिषद है वो भाग नहीं लेते हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब आइए हम इनके जो निर्वाचन की पद्धति है उनके बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए निर्वाचन पद्धति ये आपका अनुच्छेद 55 है। हालांकि इसके पहले जो अभी हमने आपको पढ़ाया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन वो आपका अनुच्छेद 54 था। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति वो आपका निर्वाचन था अनुच्छेद 54 और ये निर्वाचन की पद्धति है ये आपका कौन है अनुच्छेद 55 है। तो यहाँ पे आइए ध्यान से देखते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ना वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होगा और साथ साथ में एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होगा। अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है बल्कि कैसा होता है अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान होता है। और साथ साथ में ये क्यों आपके मन में एक प्रश्न उठेगा जरूर कि ये प्रत्यक्ष चुनाव क्यों नहीं हुआ। क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रत्यक्ष इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब संविधान सभा में बैठक हुई तो उसमें बताया गया कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है अप्रत्यक्ष कराया जाए, क्योंकि अगर ये प्रत्यक्ष होगा तो इसमें आपका पैसे की खर्च प्लस समय का प्लस ऊर्जा का अपव्यय होगा, इसलिए इसको क्या अप्रत्यक्ष बना दिया गया, गुप्त मतदान बना दिया गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो आपका जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा आपको क्या क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है और साथ साथ गुप्त चुनाव होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक एमएलए का मत मूल्य तो राज्य की कुल जनसंख्या और बटे क्या सभी एमएलए, राज्य की कुल जनसंख्या बटे सभी एमएलए गुणे 1/1000 तो अप्रोक्स कितने आएगा 208। तो यहाँ पे जैसे मैं यूपी का निकाला हूँ अर्थात उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के जो एमएलए का मत मूल्य निकाला हूँ तो 208, एक एमएलए का मत मूल्य 208 और पूरे पूरे यूपी में जो अर्थात उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है 403, तो 208 गुणे 403 करोगे तो कितना आएगा 83,800 कितना 24। ये जो आपका 208 है ये एक एमएलए का मत मूल्य है और जब हम यूपी में अर्थात उत्तर प्रदेश में 403 का अर्थात 403 सीट जो है इनका 208 से गुणा करेंगे तो 83,824। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो नोट लिखा क्या गया है कि यहाँ राज्यों की जनसंख्या, यहाँ जो राज्यों की जनसंख्या है वो 1971 के जनगणना पर आधारित है और ये 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में यही जनगणना मान्य होगी। तो यहाँ पे एक एमपी का मत मूल्य, यहाँ पे एमपी मतलब सांसद, वहां पे एमएलए मतलब कौन था विधायक, तो यहाँ पे एक एमपी का मत मूल्य, जब भी मैं एमपी कहूं तो आप सांसद समझिएगा, एक एमपी का मत मूल्य सभी एमएलए अर्थात सभी विधायक के मतों का कुल मूल्य और बटे सभी एमपी अर्थात सभी सांसद और अप्रोक्स कितने आएंगे 708 अर्थात डाटा आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका अगर सभी आप क्या करोगे सभी जो आपके संसद के सभी आपके राज्यसभा और लोकसभा है पूरे अगर आप देखोगे तो एक एमपी का अर्थात एक सांसद का मत मूल्य 708 है। अगर हम पूरे संसद का निकाल लें अर्थात 776 लोकसभा राज्यसभा मिला के तो आप इसको मल्टीपल करिएगा तो ये आएगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो राष्ट्रपति के जो चुनाव की पद्धति अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। अब ये प्रस्तावक और ये अनुमोदक कहाँ से आते हैं अर्थात ये लोकसभा और राज्यसभा से ही होते हैं प्रस्तावक और अनुमोदक। अर्थात प्रस्तावक का मतलब कि 50 उनके ऐसे प्रस्तावक होने चाहिए जो मतलब उनके पार्टी को अर्थात जिससे वो चुनाव लड़ रहे हैं उनको आगे प्रस्ताव को आगे ले जा सके। तो अर्थात 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत है। ये कहाँ से, ये लोकसभा और राज्यसभा से ही होते हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो जमानत राशि इनकी कितनी है 15,000 रुपए है, इनकी जमानत राशि कितनी है 15,000 रुपए है। और ये कहाँ जमा होती है आरबीआई में जमा होती है। और राष्ट्रपति जो है ये अपने अगर कुल मत का 1/6 मत प्राप्त नहीं किया तो उनको जमानत राशि जो हो जाती है वो क्या हो जाती है जब्त हो जाती है। अर्थात कुल मत का 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं किया तो उनकी जो राशि है ये 15,000 वो क्या हो जाएगी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अब आइए हम राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अर्थात इनकी जो वोटिंग होती है वो कैसे होती है इनको हम जान लेते हैं। मान लीजिए कोई ABC अर्थात ABC नाम का कोई 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए।
ए, बी, सी नाम के 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं और इनका जो वोटिंग होता है वो वरीयता अर्थात प्रेफ़रेंस के आधार पर होता है। इनका जो वोटिंग किया जाता है वो वरीयता और प्रेफ़रेंस के आधार पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, ए को मान लीजिए दूसरे प्रेफ़रेंस पे रखा और बी को पहले प्रेफ़रेंस पे रखा और सी को मान लीजिए तीसरे प्रेफ़रेंस पे रखा। अब इनको मान लीजिए 40% वोट मिले और इनको कितना परसेंट वोट मिला? 34% वोट मिला और इनको कितना परसेंट मिला? 26% वोट मिला। तो ध्यान से देखिएगा कि जिनका सबसे कम परसेंटेज वोट होता है उनको हटा दिया जाता है और इनका जो नंबर होता है ना, इन दोनों में वितरित कर दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणी मत। तो यहाँ पे इनका 13% और इनको भी 13% दे दिया जाता है। और आनुपातिक जो पद्धति होती है अर्थात समानुपातिक पद्धति होती है अर्थात सबको समान रूप से देखा जाता है। तो और ये जो इनका कम परसेंट हुआ इनको हटा दिया गया, इनका दोनों में वितरित कर दिया गया तो इसको हम एकल संक्रमणी मत पद्धति कहते हैं। अब इनको ऐड किया जाता है अर्थात काउंट किया जाता है तो इनका कितना हो जाएगा? इनका 53% हो जाएगा और इनका कितना हो जाएगा? 47%। अब इनको भी हटा के इनको क्या कर दिया जाएगा? विजयी बना दिया जाएगा। अर्थात 50% से ऊपर जिनका मत पद्धति होती है उनको क्या कर दिया जाता है? विजयी बना दिया जाता है। अगर आपको इस आधार पे नहीं समझ में आया तो आइए हम दूसरे भी तरीके से देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो वोटिंग तरीका होता है वो कैसे होता है। तो आइए देख लेते हैं दूसरा तरीका भी क्या है। मान लीजिए कोई ए और बी और सी नाम का 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं। तो हमने आपको बताया कि इनकी वोटिंग वरीयता अर्थात प्रेफरेंस के आधार पे होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, ए को तीसरे प्रेफरेंस पे रखा और बी को दूसरे प्रेफरेंस पे रखा और सी को पहले प्रेफरेंस पे रखा। मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आया, वो ए को पहले प्रेफरेंस पे रखा, बी को तीसरे प्रेफरेंस पे रखा और सी को दूसरे प्रेफरेंस पे रखा। मान लीजिए कोई और व्यक्ति आया, ये ए को दूसरे प्रेफरेंस पे रखा, बी को पहले प्रेफरेंस पे रखा और सी को तीसरे प्रेफरेंस पे रखा। मान लीजिए कोई और व्यक्ति आया तो ए को पहले प्रेफरेंस पे रखा, बी को दूसरे प्रेफरेंस पे रखा और सी को तीसरे प्रेफरेंस पे रखा। मान लीजिए कोई और एक व्यक्ति आया तो ए को क्या तीसरे प्रेफरेंस पे रखा और बी को पहले प्रेफरेंस पे रखा और सी को तीसरे प्रेफरेंस पे रखा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो सबको आनुपातिक पद्धति से अर्थात सबको समान तरीके से वोटिंग किया गया अर्थात सबको आनुपातिक पद्धति से वोटिंग किया गया। अब अगर आप ध्यान से देखो पहले चरण में अर्थात प्रथम चरण में क्या किया जाता है? प्रथम चरण में क्या किया जाता है? ये देखा जाता है किसको प्रेफरेंस ज्यादा मिला, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको ज्यादा मिला। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी बार मिला? 2 बार यहाँ मिला और इसको फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी बार मिला? 2 बार मिला। इनको फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी बार मिला? एक भी बार फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला तो इनको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस प्रथम चरण में क्या किया जाता है? फर्स्ट प्रेफरेंस को देखा जाता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे 2 बार और यहाँ भी फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी बार? 2 बार। अब हम क्या करते हैं? अब द्वितीय चरण देखते हैं। द्वितीय चरण देखते हैं। अब हम क्या करते हैं? द्वितीय चरण देखते हैं। तो द्वितीय चरण में आप देखो दूसरा प्रेफरेंस अर्थात सेकंड प्रेफरेंस कितनी बार मिला है? तो सेकंड प्रेफरेंस केवल 1 बार मिला है और इसमें सेकंड प्रेफरेंस कितनी बार मिला है? 2 बार मिला है। तो जिसको ज्यादा बार मिलता है, इसको कम बार मिला है दूसरा प्रेफरेंस, इसको ज्यादा बार मिला है तो इसको क्या किया जाएगा? इसको जिता दिया जाता है। अर्थात बी वाले व्यक्ति नाम के व्यक्ति को क्या किया जाएगा? जिता दिया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवाद अर्थात राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवाद की जांच व फैसले कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय में होते हैं और उसका फैसला क्या होगा? अंतिम माना जाएगा अर्थात उसका फैसला अंतिम होगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उससे संबंधित सभी विवाद जो भी विवाद होंगे उनके जांच व फैसले कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा अर्थात सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका जो फैसला होगा वही अंतिम होगा। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है? वो चुनाव आयोग करवाता है। तो आप अनुच्छेद 71 में इसे जरूर ध्यान दीजिएगा।